हमारे पुराने लोग एक बात हमेशा कहा करते थे, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। ये कहावत इस कहानी में परफेक्ट बैठती है। अगर आप भी कोई मकान ले रहे हो और वो आपको सस्ता पड़ रहा है तो सावधान हो जाना, कहीं आपकी कहानी भी मैं यहीं से सुनाना शुरू ना कर दूं। आज की हमारी कहानी मुकेश जी की है। उन्होंने भी एक सस्ता मकान लिया और उनके साथ जो जो हुआ वो सोच से भी परे है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। मैं आपको यहाँ से हॉरर कहानियाँ सुनाता हूँ। तो चलो आओ आज की कहानी सुनाना शुरू करता हूँ। कहानी वैसे मुकेश जी की है और आपको ये कहानी मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम मुकेश है और मैं 15 साल किराए के मकान में रह चुका हूँ। अब मुझे खुद का मकान चाहिए। मैं भूत प्रेतों में 1% भी विश्वास नहीं करता, लेकिन मेरी पत्नी बहुत भगवान के प्रति आस्था रखती है। मैं पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन ऊपर वाले मन से, क्योंकि जैसा मैंने सोचा भगवान ने मुझे वैसा बिल्कुल भी नहीं दिया। इसलिए मैं भगवान से हमेशा नाराज़ रहता हूँ। मैंने बहुत पैसे जोड़े और मैं अब एक मकान लेने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी पत्नी ने कहा कि मकान लेने से पहले हम भगवान के चलते हैं। मैंने कहा आप जाओ, जो आपको करना है आप वो कर लो, मुझे मकान देखना है। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन करा और मैंने उससे कहा कि यार मुझे मकान चाहिए। तभी मेरा दोस्त कहता है कि भाई बजट। मैंने कहा मुझे सिटी में नहीं, मुझे सिटी के बाहर बता दे कोई मकान ऐसा हो जो मैं आराम से ले सकूं, मेरा बजट बहुत कम है। तभी उसने बोला कि हाँ, मेरी नज़र में एक मेरा फ्रेंड है जो ब्रोकर का काम करता है, मैं उससे बात करके तुझे बताता हूँ। कुछ समय बाद उसका फ़ोन आया और उसने मुझे बताया कि हाँ, सिटी के बाहर एक मकान है, लेकिन कॉलोनी ठीक ठाक है, क्या तू वहाँ ले लेगा? मैंने कहा हाँ हाँ भाई, मैं ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मकान कब तक दिखाएगा वो? तभी उसने बोला कि आज शाम को मिलते हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है, टाइम बता। उसने मुझे 4 बजे का टाइम बताया। मैं अब अपने दोस्त के घर की तरफ निकल चुका था। शाम के करीब 3 बज रहे थे। 3:30 बजे मैं उसके पास पहुंचा तो उसका दोस्त उसके घर पर आ चुका था। मैंने उससे हाय हेलो किया, चाय वगैरह पी और हम दोनों मकान देखने के लिए निकल गए। जयपुर के जैसे ही बाहर हम पहुँचे तो उसने मुझे बताया कि हाँ, ये मकान है, तुम देख लो। मैंने घर देखा, मुझे घर काफ़ी अच्छा लगा। 3 कमरे, पूरा छपा हुआ मकान। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई, उसके पीछे गार्डन था। ज़्यादातर लोग हमेशा गार्डन जो बनाते हैं वो घर के आगे बनाते हैं। मैंने उससे पूछा कि यार ये गार्डन घर के पीछे कैसे है? उसने बोला यार मकान मालिक ने जैसे बनाया वैसे बनाया है। अब तुम बताओ, अगर तुम्हें मकान अच्छा लगे तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। मैंने कहा हाँ ठीक है, तुम बात आगे बढ़ाओ। तभी वो कहने लगा तो चले, घर पे चले, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। मैंने अपने दोस्त को इशारा करा और कहा कि हम दोनों यहीं रुकेंगे, आप एक बार चले जाओ, हमें कुछ काम भी है। मेरे दोस्त का दोस्त अपनी कार लेकर निकल चुका था। हम दोनों उसी की कार में आए थे। मैंने मेरे दोस्त से पूछा यार तुझे खुद को पता है कि जयपुर के अंदर कितने महंगे मकान हो रहे हैं और ये तो 12 लाख रुपए में मकान दे रहा है। इस पैसे में तो भाई कुछ भी नहीं मिलता। मेरे दोस्त ने कहा तो क्या हुआ, तुझे इतना सस्ता मकान मिल तो रहा है, और क्या ही लेगा, और चाहे तो तेरे पास पैसे भी बचेंगे तो कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेना। मैंने कहा भाई वो तेरी बात सही है, लेकिन पापा कहते हैं कि सस्ता मकान नहीं लेना चाहिए, पता नहीं कोई मुसीबत गले डाल रहा हो तुम्हारी। तभी मेरे दोस्त ने कहा ऐसे कोई बात नहीं है। हम दोनों घर के बाहर आकर ये बात कर रहे थे। तभी वहाँ एक अंकल आए और अंकल ने हमें पूछा बेटा यहाँ कैसे खड़े हो?
तभी मेरे दोस्त ने कहा कि अंकल कुछ नहीं, बस इस मकान को खरीदने की बात चल रही है। वो अंकल यह बात सुनकर काफ़ी घबरा गए और वहाँ से जाने लगे। उनकी घबराहट मैंने साफ महसूस कर ली थी कि अंकल कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन वो कुछ भी कह ना पाए। वो जैसे ही जाने लगे, मैंने अंकल को रोका और पूछा, अंकल क्या बात है, आप कुछ कहना चाहते हो? तभी अंकल ने कहा, नहीं बेटा, कोई बात नहीं है। मैंने कहा, अंकल अगर कोई भी बात है तो आप मुझे बता सकते हो, कोई बात नहीं है, मैं आपका छोटा बेटा ही हूँ। तभी अंकल ने बताया कि इस घर के बारे में हमने बहुत कुछ बातें सुनी हैं और साथ में देखी भी है। मेरा दोस्त भी अब अंकल की बातों में इंटरेस्ट लेने लगा और उसने पूछा कि अंकल क्या बात है, बताओ, आपने क्या देखा है, क्या सुना है? तभी वो कहते हैं कि इस घर के अंदर से आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे एक माँ और एक बेटी दोनों आपस में बात कर रहे हो और मदद मांग रहे हो। यह बात सुनकर मेरा दोस्त हंसने लगा और कहने लगा, अरे अंकल क्यों डरा रहे हो, हमें पता है कि मकान सस्ता मिल रहा है, इसीलिए आप ऐसी बातें कर रहे हो। तभी अंकल ने कहा कि एक बात बताओ, अभी जस्ट मैंने 2 साल पहले ये मकान लिया है और इसकी कीमत 25 लाख रुपए है और ये आपसे छोटा भी है, तो आपको ये मकान कितने रुपए में दे रहा है? मैंने कहा, अंकल 12 लाख रुपए में। तब अंकल ने बोला कि मेरा मकान 100 गज का है और इसकी कीमत 25 लाख रुपए है और ये 150 से 200 गज का मकान है और इसकी कीमत सिर्फ 12 लाख रुपए। ऐसा कैसे? यह बात मुझे भी समझ में नहीं आई। तभी वो अंकल ने कहा कि देख लो बेटा, जो तुम्हें सही लगे, और ये कहकर वो चले गए। मेरे दोस्त ने कहा, ये सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं, उसे जल्दी थी इसलिए वो मकान बेच के जा रहा है। मैंने कहा, यार कोई दिक्कत हो गई तो? तभी उसने कहा, अरे कोई बात नहीं है, तू तो ले ले, बेफिक्र रह। मैंने उस मकान के सारे कागज़ तैयार करवाए और मैंने उस मकान को ले लिया। जैसे ही मैं घर में पहुँचे, मेरी वाइफ ने कहा कि पहले इसमें पूजा होगी। हमने पंडित जी को बुलाया और छोटी सी पूजा करवाई, लेकिन बार बार पूजा में विघ्न पड़ रहा था। पंडित जी ने कहा कि ये अपशकुन है, लेकिन मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया और हम घर के अंदर सब कुछ सामान शिफ्ट करके अब रहने लगे। 2-4 दिन तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन 2-3 दिन बाद में अब सब कुछ अलग अलग होने लगा। मेरी पत्नी और मेरे में झगड़ा होना शुरू हो गया। वो भी अब पूजा पाठ नहीं करती थी और मैं तो शुरू से ही पूजा पाठ नहीं किया करता था। मैंने अपनी वाइफ को एक दिन कहा कि एक काम करो, तुम्हें मायके जाके आना है, तुम जाओ। मेरी वाइफ ने कहा, मैं नहीं जा रही। इसी बात पर हमारा ज़्यादा झगड़ा हो गया और मैंने पहली बार अपनी वाइफ पर हाथ उठा दिया। यह देखकर मेरे पिताजी मेरे पास में आए और उन्होंने मुझे ही बहुत बुरा भला बोला और मैं गार्डन के अंदर जाकर बैठ गया। हमेशा एक बात याद रखना, अगर आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी होती है तो आपके घर के अंदर बिना किसी बात के झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, पैसों की तंगी आ जाती है। ये सबसे पहले सिम्टम्स होते हैं कि आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी है। मैं वहीं बैठा हुआ था, तभी मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई मेरे पीछे कान के पास में कुछ बोल रहा हो। क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं जैसे ही ये बात सुनकर पीछे घुमा तो मुझे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दिया। मुझे अब धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि लोग जो कह रहे थे वो सही था और वो अंकल भी उस दिन गलत नहीं कह रहे थे। मैं अपनी वाइफ के पास गया और मैंने उससे माफ़ी मांगी। मेरी वाइफ ने कहा कि आजकल आप बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए हो। मैंने सारी बात कुछ भी नहीं बताई और माफ़ी मांगकर मैं अपने कमरे में चला गया।
और सो गया। जैसे ही सुबह हुई, मेरी बेटी के हाथ में एक पेंटिंग थी। मैंने उससे पूछा, बेटा क्या बनाया तुमने? तभी मेरी बेटी कहती है कि पापा मैंने कुछ नहीं बनाया। मैंने कहा अरे बेटा दिखा तो सही। उसके अंदर एक पेंटिंग थी जिसके अंदर हमारा घर बना हुआ था और पीछे गार्डन बना हुआ था। मैंने अपनी बेटी को कहा, बेटा कितनी प्यारी पेंटिंग बनाई है। मैंने उसे कहा, बेटा मतलब तुम्हें ड्राइंग पसंद है? तभी मेरी बेटी ने कहा कि पापा मैंने पेंटिंग नहीं बनाई। मैंने कहा तो फिर बेटा किसने बनाई? तभी मेरी बेटी कहती है, पापा यही बात तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ये पेंटिंग किसने बनाई? मैंने कहा बेटा तूने बनाई होगी, तू भूल गई होगी, चल जा खेल तू। उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन जैसे ही रात हुई, मेरे कमरे के अंदर मुझे एक औरत का साया दिखाई दिया। मैं काफ़ी घबरा गया और जैसे ही खड़ा हुआ तो देखा कि पर्दे के पीछे कोई खड़ा हुआ है। मैंने टेबल लैंप जलाई और पर्दे के पीछे डरता हुआ देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। लेकिन अब मुझे कुछ दिखाई दे रहा था। जैसे ही मैंने पर्दा हटाया तो पर्दे के पीछे खिड़की थी और खिड़की से मुझे गार्डन के अंदर एक औरत और एक बच्ची दिखाई दे रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये औरत और ये बच्ची कौन है। तभी मुझे फील हुआ कि मेरे पीछे किसी ने हाथ रखा है। मैं जैसे ही पीछे घूमा और मैं डर गया। मेरी पत्नी मेरे पीछे खड़ी हुई थी और वो कहने लगी, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हो? तभी मैंने अपनी पत्नी को गार्डन की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देखो तुम्हें वहाँ कुछ नज़र आ रहा है? जैसे मेरी पत्नी ने देखा तो उसे भी वो औरत और वो बच्ची दिखाई दे रही थी। मेरी पत्नी ने कहा, सुबह पंडित जी को बुलाना पड़ेगा और यहाँ पूजा पाठ कराना पड़ेगा। लेकिन मैंने मेरी पत्नी को बताया कि कल वो मुझसे कुछ कह रही थी। जब मैं तुम पे हाथ उठाकर पीछे गार्डन में जाकर बैठ गया था तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझसे मदद मांग रहा है। तभी मेरी पत्नी ने कहा, तुम्हारा मन का वहम होगा, लेकिन कल पंडित जी को बुलाएंगे और उनसे सारी बात कहेंगे। पूरी रात बड़ी अजीबोगरीब निकली। जैसे ही सुबह हुई, मेरी पत्नी ने पंडित जी को फ़ोन करा और पंडित जी सुबह 10:30 बजे के आसपास हमारे घर आ गए। उन्होंने पूरा घर का निरीक्षण किया और उन्होंने बताया, हाँ यहाँ पर कुछ तो अजीब है। तभी मैंने पूछा, पंडित जी क्या है, कुछ बता सकते हो? तभी पंडित जी ने बताया कि मुझे पूजा करनी होगी और जो भी यहाँ पर प्रेत आत्मा है उससे बात करनी होगी कि आखिरकार क्या वो मुक्त होना चाहती है या फिर वो किसी को परेशान करना चाहती है। पंडित जी ने मुझे एक लिस्ट दी। मैं बाज़ार गया और वो सारी लिस्ट का सामान लेकर आया। पंडित जी ने अपनी पूजा शुरू कर दी। पंडित जी मंत्रों का जाप करना शुरू कर देते हैं। कुछ समय के अंदर अंदर पूरा घर का माहौल चेंज हो गया था। जैसे हम सबको उजाला लग रहा था, लेकिन अब इस कमरे के अंदर अंधेरा होना शुरू हो गया था। एक कोने के अंदर एक औरत और एक बच्चे का साया दिखाई दिया। पंडित जी ने पूछा उनसे कि तुम क्या चाहते हो? अगर तुम बोलो तो तुम्हें मुक्ति दे दूं या तुम्हें और कुछ चाहिए? तभी वो जो औरत थी उसकी आवाज़ आती है, हमें मुक्ति चाहिए, लेकिन पहले हमें यहाँ से बाहर निकालो। पंडित जी ने बोला, कहाँ से बाहर निकालूं? तो उसने इशारा करा गार्डन की तरफ। पंडित जी समझ गए। उन्होंने अपनी पूजा ख़त्म करी और उन्होंने हमें बताया कि वो जो बच्ची और वो औरत की जो आत्मा है, उन्होंने गार्डन की तरफ इशारा करा है। मुझे लगता है कि उन दोनों को यहीं दफनाया गया है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार पंडित जी क्या बोल रहे हैं। तभी पंडित जी ने बताया
कि तुम एक काम करो, पुलिस को फ़ोन करो और पीछे खुदाई स्टार्ट करवाओ। मैंने बोला अगर पंडित जी पुलिस यहाँ पर आई तो जेल हमें भी हो सकती है। पंडित जी ने बताया ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन करा और मेरा दोस्त कहता है कि वो अपने एक साथी को लेकर आ रहा है जो पुलिस का ही आदमी है और वो उसके बगल में ही रहता है। मेरे दोस्त ने उनको सारी सिचुएशन समझाई और वो पीसीआर लेकर मेरे घर आ गए और खुदाई स्टार्ट करवाई। कुछ समय के बाद हमें 2 डेड बॉडी मिली, एक बच्ची की और एक औरत की। उन दोनों बॉडियों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया और उनके बारे में पूरी डिटेल निकलवाई। तभी मेरा दोस्त ने मुझे सारी बात बताई कि हाँ, इससे पहले जो इंसान यहाँ रहता था, जो आदमी रहता था, उसकी पत्नी और ये बच्ची है, लेकिन उनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा कि आखिरकार वो जो पति था वो कहाँ गया। उस दिन के बाद में हमें घर में कोई भी फील नहीं हुआ, ना कभी मेरी बच्ची को, ना मेरी पत्नी को और ना ही मुझे। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन भी दबा दें। तो चलो हम सब अब अगली कहानी में मिलते हैं।